दिल्ली के चुनावी नतीजों का जो सार है वो कुछ ऐसा है कि डीटीसी की जो एक बस होती है ना, उसमें होती है करीब 45-42 लोगों के बैठने की सीटें। और आम आदमी पार्टी की जो हालत हुई है वो ये हुई है कि वो बस भी डीटीसी की, जिसकी उन्होंने फ्री सर्विस दे देकर खूब ढिंडोरा पीटा, उस बस को भी भरने की स्थिति में आम आदमी पार्टी नहीं है। इतने भी नंबर्स नहीं आए हैं। जिस बीजेपी का ये मजाक उड़ाया करते थे कि एक गाड़ी में आ जाएंगे, एक इनोवा में आ जाएंगे बीजेपी के पास, बस इतने ही अब विधायक है। अब स्थिति पलट गई है। अब केजरीवाल की बस में चढ़ने के लिए पर्याप्त लोग भी नहीं है। ड्राइवर साहब खुद जो है वो हार चुके हैं, यानी कि केजरीवाल अपना चुनाव, साथ ही उनके जो डेप्यूटी है मनीष सिसोदिया, वो भी अपना चुनाव अपनी जंगपुरा से हार गए। आखिर दिल्ली में ये हुआ क्या और 26 साल बाद बीजेपी ने कैसे दिल्ली में फिर से कर लिया प्रवेश? इशारों को समझिएगा, कैसे प्रवेश कर लिया, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है माय डियर फ्रेंड विपुल मिश्रा जी। तो विपुल का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। विपुल तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स के हिस्से रहे हैं और पत्रकारिता पर उनकी मजबूत पकड़ है। दिल्ली के आसपास ही रहते हैं, दिल्ली खूब घूमे चुनावों के दौरान। कुछ इशारा इन्होंने पहले कर दिया था, मैं मानने को तैयार नहीं था, ये बड़ा दावे के साथ कह रहे थे। लेकिन विपुल जी, बहस तो वही है मेरी अब भी कि केजरीवाल भ्रष्टाचार की वजह से उतना नहीं हारे जितना मोदी के मुकाबले खुद को सीधे तौर पर खड़ा करके हारे कि मैं और मोदी। वहाँ हुई गलती। वो MS धोनी पर जो फिल्म आई थी ना, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ धोनी, उसका एक डायलॉग था, उसमें सुशांत सिंह राजपूत बोलते हैं, पता है मैच कहाँ हारे? पता है केजरीवाल मैच कहाँ हारे? केजरीवाल मैच हारे जब उन्होंने अपने आप को नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर खड़ा किया और सीधे मुकाबला किया। मेरा ऐसा मानना है। देखिए, आपने राहुल जी बात तो बिल्कुल सही कही कि जो बस है, बस खाली हो चुकी है और मुझे तो लग रहा है ट्रैवलर भी नहीं भरेगी इनकी पूरी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बस एक बस कम पड़ रही थी पहले तक, अब वो ट्रैवलर पे सिमट के आ गए हैं। इसका देखिए, सबसे अगर मुझे लगता है तो मुझे कुछ साल पहले जाना चाहिए इसमें, जब एक आंदोलन हुआ था। आंदोलन के बाद केजरीवाल जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के सामने आए थे। एक आम आदमी सामने आया था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और दिल्ली की आम आदमी की तरह है। दिल्ली की जनता ने जब देखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आदमी सामने आ रहा है और वो लड़ाई लड़के आया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन करके आया है, तो दिल्ली की जनता ने उसको गले लगाया और उसके बाद केजरीवाल की सरकार आई, केजरीवाल ने काम किया उसके बाद। लेकिन उसके बाद केजरीवाल बीच में कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि LG काम नहीं करने देते हैं, तब भी जनता ने उनको मैंडेट दिया। जनता के अंदर एक सिंपैथी आई कि ये एक आम आदमी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला है और इसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन जब ये शराब घोटाला आया, जैसा कि मैं मानता हूं, जब ये शराब घोटाला आया तो पहली जो छवि थी केजरीवाल की, उसमें डेंट लगा कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि ये खुद भ्रष्टाचार करने वाले हैं। उसके बाद जो आम आदमी की एक छवि थी वो शीश महल ने तोड़ दी। जब इनका शीश महल सामने विपुल जी, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि इसी बात पर हम तर्क कर रहे थे दोनों लोग। देखिए, ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली वाले शराब नहीं पीते थे या शराब से दिल्ली वालों को कोई परहेज है। हो सकता है कुछ लोग नहीं पीते हैं, दिल्ली को ड्राई स्टेट तो था नहीं कभी। ठीक है, शराब पॉलिसी आई, लोगों ने उसका खूब फायदा भी उठाया, बहुतों को वो अच्छी लगी। ये तो बीजेपी का नैरेटिव था कि भाई ये हुआ वो हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। मुझे लगता है कि केजरीवाल मैच वहां पे हारे जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाई एक तरफ मोदी है, एक तरफ मैं हूं। क्योंकि उनके लगातार वो वीडियोस अभी भी चल रहे हैं जिसमें वो ये इस घमंड में कहते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं कि मोदी इस जन्म में तो दिल्ली में आने से रहा या रहे, जैसा भी उन्होंने संबोधित किया होगा। मोदी तो दिल्ली में आने से रहे इस जन्म में, जब तक केजरीवाल यहाँ बैठा है। मुझे लगता है कि मैच केजरीवाल वहाँ हारे। देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि पहले शराब पीते नहीं थे लोग, क्या पहले शराब नहीं पीते थे? शराब पीना ना पीना अलग बात होती है। और एक केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला इंसान माना जाता था, वो शराब घोटाला जो चला कि शराब घोटाला हुआ है, तो लोगों के अंदर एक शराब पीना ना पीना बात अलग है। शराब तो यूपी में भी पी जाती है, शराब तो कई जगह पी जाती है। लेकिन अगर CM योगी पे एक आरोप लग जाए कि उन्होंने शराब की नीतियों को बदल के एक घोटाला किया है, तो ये घोटाला शब्द जो केजरीवाल के लिए महंगा पड़ा। लेकिन केजरीवाल पर या आम आदमी पार्टी पर पहली बार तो किसी घोटाले का आरोप लगा नहीं। 15 में भी लगा, हमने देखा कई तरह की बातें हुई कि आम आदमी की छवि दिखाते हैं, लेकिन देख लीजिए ये तो इस तरह से अब सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, तमाम चीजें। ये चर्चाएं तो तब भी उठी थी। छवि तो तब भी अगर धूमिल होनी थी तो 15 में भी हो जाती, लेकिन 15 में और बड़े अच्छे बहुमत के साथ जो है आम आदमी पार्टी लौटी। मुझे ऐसा लगता है कि जहां केजरीवाल ने खुद को, क्योंकि देखिए
आप भी चैनलों में रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। एक समय ऐसा था 2015 से 20 के बीच की बात बता रहा हूँ कि जब चैनलों पर ये कहा जाता था कि आप केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को एक फ्रेम में भी मत दिखाइए, ठीक है, क्योंकि दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। ये बात चैनल वाले, आपके भी संपादकों ने कहा होगा, कई बार इस तरह की चर्चा हुई होगी। मुझे लगता है कि जब एक नेता उस नेता के मुकाबले खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है जिसके आगे वो टिक नहीं सकता बहुत सारी चीज़ों की वजह से। हाँ, भ्रष्टाचार एक रीज़न ज़रूर रहा होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार ही अकेला रीज़न है। इट मे बी वन ऑफ द रीजंस, मे बी तीसरे नंबर पे होगा, चौथे नंबर पर होगा। पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये हुई है कि जहां आपने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को जो आपने सीधे चुनौती दी, क्योंकि यही केजरीवाल कहते थे कि भाई एक काम कीजिए, भाई दिल्ली में तो आप मुझे जिताइए, केंद्र में आप मोदी को जिता दीजिए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमने देखा 13-14 में भी देखा, उसके बाद 20 में भी देखा कि हर बार दिल्ली की जनता ने करीब करीब ऐसा किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि जो आप 2015 की बात कर रहे हैं, 2015 में केजरीवाल के ऊपर आरोप क्या लगा था कि ये आम आदमी है लेकिन वीआईपी सिक्योरिटी ले रहे हैं। देखिए, पहले वैगनार से चलते थे, अब ये इनोवा से चलने लगे। उसको कहीं ना कहीं उसका बचाव जनता ने किया है कि भाई एक सीएम है, उसको सिक्योरिटी की भी जरूरत है, एक सीएम है, उसको गाड़ी की भी जरूरत है, वो फॉरेन डेलीगेशन से मिलता है, लोग आते हैं, तो इतना चलता है। लेकिन घोटाला शब्द केजरीवाल के ऊपर कभी नहीं आया। सत्येंद्र जैन जब थे तो सत्येंद्र जैन जब इसमें फंसे थे तब भी केजरीवाल को इतना बड़ा डेंट नहीं लगा था। लेकिन सिसोदिया का अंदर जाना, केजरीवाल का अंदर जाना, आप किस को समझाते घूमेंगे कि घोटाले का आरोप गलत है या सही है? ये घोटाला कितना सही है, कितना गलत है? केजरीवाल को अगर मैं देखूं या आम जनता देखे तो केजरीवाल की एक छवि थी कि एक इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट उसने छोड़ी क्योंकि आम आदमी की सेवा करना चाहते हैं। वो आम आदमी के बीच में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। और वही इंसान अगर इतने टाइम तक जेल में रहेगा एक घोटाले की वजह बात से पलटने की तो छवि केजरीवाल की हमेशा से रही ना। 2013 ऑनवर्ड्स अन्ना हजारे आंदोलन जो हुआ या इंडियन अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन, उसके बाद से ये छवि रही कि भाई वो कहते थे मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना ली, कहते थे मैं घर नहीं लूंगा, घर ले ली, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले ली, जी मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और वही सब उन्होंने किया। तो उनका यू टर्न करना या उनका अपनी बातें जो वो कहते आए कि जी मैं ऐसा आदर्श प्रस्तुत करूंगा, वो तो उससे हमेशा पलटते रहे। तो 11-12 साल में वो दिल्ली की जनता को पहले ही समझ आ जाता। दूसरी बात जो मुझे समझ आती है वो ये है कि जो दिल्ली की दुर्गति हुई इन 12 सालों में, भाई आप एक पत्रकार के तौर पे कुछ भी कह लीजिए, मैं कुछ भी कह लूँ, लेकिन अगर आप दिल्ली से गुजरेंगे, अब दर्शक जहाँ से भी हमें सुन रहे हैं, देश के जिस भी हिस्से से, जिस भी राज्य से सुन रहे हैं, वाकई राइट नाउ वी आर सिटिंग इन नोएडा में हम लोग बैठे हैं, बट आई कैन अफर्म दिस कि आप दिल्ली से गुजर के देखिए विपुल, आप लुटियंस हिस्सा छोड़ दीजिए दिल्ली का, जहां देश की संसद है, सीपी है, कनॉट प्लेस है, या विधानसभा के आसपास का कुछ इलाका आप छोड़ दीजिए। आप विधानसभा से थोड़ा आगे मुखर्जी नगर वाली तरफ जाइए, संत नगर उस तरफ जाइए, आप बढ़िए आगे करोल बाग की दिशा में बढ़िए, आप इधर ईस्ट दिल्ली की तरफ जाइए, आप थोड़ा और दिल्ली के जो हरियाणा से लगे इलाके उधर जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप मैं कहाँ आ गया हूँ, ये मतलब देश की राजधानी है कोई। मतलब आप सोचिए, नोएडा में हम जहाँ बैठे हैं आज की डेट में, सड़कों के मामले में, बिजली व्यवस्था के मामले में, पानी के व्यवस्था के मामले में, मैं ये नहीं कहता कि नोएडा दुनिया का सबसे महान शहर हो गया, बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम अगर आप दिल्ली से भी मुकाबला करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई इट्स फार बेटर टू लिव इन नोएडा। 2000 जैसे वही चीज है जो आप बात बता रहे हैं, वो 2015 से 20 के बीच में भी थी। भाई स्थिति तो हम जब भी देख रहे हैं, हम सालों से सुनते आ रहे हैं, जब स्थिति खराब होती है तो केजरीवाल का एक यही बहाना होता था कि एलजी फाइल रोक देते हैं, हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो पिछली बार आए, उसके बाद भी उनको मैंडेट मिला। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि भाई देखिए, टक्कर होती अगर टक्कर होती तो एक बयानबाजी है, कुछ को मान सकते थे कि इससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, कुछ सीटों का नुकसान हुआ है। ये तो एकदम सफाया है। मतलब दिल्ली की पब्लिक जिसको लाना चाहती है उसको वो पूरे मैंडेट क्या उसको ढंग से लाती है, और जिसको उखाड़ फेंकना चाहती है उसको ये शुरू से रहा। जब बीजेपी भी हमेशा से रहा है, तब भी अच्छी सीटों के साथ कांग्रेस जीती। जब 15 साल रही सत्ता में तो भी 50+ सीटें अक्सर आई। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ ना विपुल भाई, मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि अगर खाली भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो बात अलग होती। अब भाई अगर झारखंड में हेमंत सोरेन जीतते हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, लगभग सेम समय पे वो जेल जाते हैं, वही स्थिति उनकी होती है, तमाम तरह के आरोप वैसे ही वहां पर लगते हैं, पर वो पूरा स्पष्ट बहुमत के साथ जीत करके आते हैं। तो क्या झारखंड की जनता के लिए भ्रष्टाचार अलग है और दिल्ली की जनता के लिए भ्रष्टाचार अलग है? लेकिन वही चीज है जो आप कह रहे हैं कि अगर वही मुद्दा है तो बयानबाजी तो हर चुनाव में हुई।
एक दूसरे पे आरोप भी लगे, बयानबाजी हर चुनाव में हुई। मुझे तो लगता है कि केजरीवाल इस बात को कहीं ना कहीं समझ गए थे कि ये जो घोटाला हुआ है, ये जो मैं जेल गया हूं और उसके बाद ये मेरा शीश महल दिखाया, ये बहुत बड़ा डेंट है। इसीलिए केजरीवाल जब लौट के आए तो सीएम नहीं बने, उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया। वो एक इमोशनल कार्ड खेल के वो सीएम नहीं बने। जो रेवड़ी पे प्रधानमंत्री ने उनके वार किए थे, बल्कि प्रधानमंत्री उस समय वार कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहे थे, रेवड़ी पे चर्चा कर रहे थे। कई स्टूडियोज में जब केजरीवाल गए तो उनसे पूछा गया कि रमेश बिदुड़ी आपके लिए ये बोलते हैं, प्रवेश वर्मा आपके लिए ये बोलते हैं, तो ये कहते थे कि उसका समय नहीं है, उसका समय नहीं है। आप ये पूछिए कि मैं आगे 5 साल करूंगा क्या, क्योंकि केजरीवाल मुझे लगता है ये समझ गए थे कि ये जो डेंट लगा है घोटाले का, और ये जो आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी की जो छवि है, ये धूमिल जो मेरे शीश महल से हुई है, इसको बचाना बहुत मुश्किल है। और अब बहुत कम समय था केजरीवाल के पास, तो केजरीवाल का सारा अटेंशन था उसको बचाने के लिए, पर एक बात वो नहीं बचा पर पाए। एक बात आप सच सच बताइएगा, क्योंकि आप मीडिया का हिस्सा रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। बीजेपी पर ये आरोप लगता है कि वो मीडिया को कंट्रोल में करके चलती है, ठीक है, बड़े चैनलों में, कई चैनलों में बीजेपी के आदेशों का पालन होता है, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और कुछ सच्चाई हो भी सकती है इनमें। लेकिन जो मैंने अपनी नज़र में और अपने अनुभव में देखा पत्रकार रहते हुए 2013, 14 या 15 के बाद से, जब स्पष्ट बहुमत में जब आम आदमी पार्टी आई, जो कंट्रोल और जिस तरह से कंट्रोल आम आदमी पार्टी ने भी न्यूज़ रूम्स का किया, तमाम न्यूज़ रूम्स का किया, मतलब उसमें कई बार तो मुकाबले में बीजेपी भी बहुत पीछे छूटी हुई या बहुत अच्छी पार्टी लगने लगती थी इस मामले में। आप भी इसके साक्षी बने होंगे। तो आम आदमी पार्टी ने मीडिया पर कंट्रोल अपने तरीके से करने की कोशिश की, खूब विज्ञापन दिए, तमाम चीज़ें की। अगर आपने देखा होगा तो गोदी मीडिया का आरोप लगता है जो भाजपा के पक्ष में खबरें करते हैं उन पर। लेकिन अब आप देखिए कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो केजरीवाल और उनकी टीम का इस तरह से इंटरव्यू ले रहे थे कि जैसे अरे भाई साहब आप तो बस मतलब आप तो करिश्माई नेता हैं और आपने जो कर दिया दिल्ली के लिए किसी ने नहीं किया। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बड़े सारे और बड़े उनकी बैटिंग करते रहे, जो टीवी चैनलों में भी रहे, संपादक रहे, बाद में बेरोजगार हो गए, खलिहर हो गए, सब करते रहे। तो केजरीवाल ने भी अपनी एक ऐसी टीम बना दी थी मीडिया वालों के बीच में जो दिन रात उनके लिए बैटिंग करते थे। लेकिन बावजूद उसके ये हाल हो गया। तो पत्रकारों की जो समझ है और पत्रकारों का जो चुनाव को समझने का तरीका रहा है, वो भी लगातार फेल हो रहा है। तो आप मानते हैं कि मतलब जनता जो है बस वही समझदार है, बाकी नेता पत्रकार सब मिलके बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जनता समझदार है और जनता बहुत समझदार है। ये जो आज आया है, जो आज मैंडेट आया है, ये राहुल जी मुझे नहीं लगता कि मैंडेट जनता का वोट है या जनता की राय है, ये जनता का गुस्सा है। ये जनता का गुस्सा है, क्योंकि वो आने वाले 10 साल से वो अव्यवस्था को झेल रही थी। और केजरीवाल जो अपना बहाना बनाते थे कि एलजी हमको केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रहा है, उसको कहीं ना कहीं जनता समझती थी, कहीं ना कहीं उसके अंदर सिंपैथी आती थी। लेकिन एक छवि थी कि ये अब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और अब भी आम आदमी है। लेकिन वो जो छवि जो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था कि उनके घोटाले को कैश करना और उनके शीश महल को कैश करना। केजरीवाल देखिए, आप भी जानते हैं, आप कई जगह जाते रहते हैं और आपको आईटी सेल के बारे में भी पता है। बीजेपी का आईटी सेल हो गया, आम आदमी पार्टी का भी आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है। तो वो आईटी सेल ने कहीं ना कहीं इनको भनक लगा दी थी केजरीवाल को कि जनता के अंदर गुस्सा है। केजरीवाल उसको डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे थे, बहुत कोशिश की, लेकिन वही चीज है ना कि दिल्ली की जनता दूसरे प्रदेशों की जनता से अलग है। दिल्ली की जनता जो दिखता है उसको वोट करती है, ना उसके लिए बीजेपी है, ना उसके लिए आम आदमी पार्टी। मैं डिसएग्री करता हूँ कि दिल्ली की जनता के पास कुछ ऐसा स्पेशल है कि वो और प्रदेशों से अलग है। अगर तो आप ये मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय के आधार पे कह रहे हैं या इस बात पे कह रहे हैं कि दिल्ली वालों का रहन सहन या पढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा है, तो ऐसा है नहीं। मुझे लगता है देश के 140 करोड़ की 140 करोड़ आबादी, राजनीति का मामला आता है, वोट देने का मामला आता है, तो बहुत समझदार है। इसमें कोई दिल्ली कोई अलग मेरिट लेती है ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं वो इस लिहाज से सही हो सकता है कि दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, थोड़ा ज़्यादा मीडिया का प्रभाव रहता है, उस लिहाज से हमको लग सकता है। पर दिल्ली के लोगों में कोई ऐसी स्पेशल बात है, वो भी उतने समझदार है जितना झारखंड के लोग हैं, ओडिशा के लोग हैं। बात है तो केजरीवाल का ज्यादातर वोट बैंक तो नीचे तबके के लोग हैं, दिल्ली में ऑटो वाले हैं, झुग्गी वाले हैं। आप भी मानोगे कि जो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, जो उसमें मतलब बहुत ज्यादा आबादी जो है वो बाहर से अलग अलग राज्यों से
हाँ। उन जगहों से आए हुए लोग हैं। तो यानी कि अगर दिल्ली किसी के लिए वोट करती है तो ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि आधे देश का सैंपल होता है, क्योंकि पूरब से है लोग, पूर्वांचल से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, बहुत सारे अलग अलग, महाराष्ट्र से लोग आकर के रहते हैं। तो वो सैंपल है पूरे देश का जब दिल्ली जो तय करती है। तो मुझे लगता है दिल्ली वालों की समझदारी उतनी है जितनी देश के किसी दूसरे राज्य की है। और सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार जाते हैं इस बीच, आप सोचिए, केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं। वही सत्येंद्र जैन का जो आप मार्जिन देख रहे हैं, ये मार्जिन आपको क्या लगता है, क्या मोदी और केजरीवाल इन दोनों ने आपका जहां तक कहना है कि केजरीवाल ने मोदी के सामने अपने को खड़ा कर दिया, क्या सत्येंद्र जैन का इतना बड़ा मार्जिन आपको लगता है ये मुद्दा हो सकता है? नहीं, तो आप, ये भ्रष्टाचार है। हाँ वो है, भ्रष्टाचार वो है। मैं इस बात से अग्री करता हूँ कि भ्रष्टाचार तो हुआ ही होगा, मैं तो ये इस बात से भी अग्री करता हूँ। पर मैं जो तर्क दे रहा हूँ कि जब आपने, अब जैसे लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव में सांसदों के नाम पर वोट कौन डाल रहा है? कोई भी नहीं डाल रहा। हम यही मानते आ रहे हैं ना कि जब से 2014 के बाद से या 14 से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को देख के वोट डाला जा रहा है। तो वो तो दिल्ली में जो भी मार्जिन है उसमें भी ये बात कहीं ना कहीं है कि लोगों ने सोचा होगा कि भाई एक तरफ केजरीवाल का कैंडिडेट है और एक तरफ नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट है, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर दिल्ली वालों ने वोट डाला। और जिस तरह से डाला और जो नतीजे आए कि अब आम आदमी पार्टी चाहे तो एक बस भी नहीं भर सकती, और आप तो कह रहे हैं कि एक ट्रैवलर में भी वो भी खाली रह जाएगी जगह, है ना। हाँ। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी फैक्टर जो है वो बड़ा फैक्टर था। जबकि आप देखोगे हरियाणा में, अगर आप देखते, जब हम लोगों ने वहाँ ट्रैवल किया था तो नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत आगे नहीं किया गया था। वहाँ नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, प्रधानमंत्री ने, तमाम चीज़ें हुई, तमाम नेताओं ने रैलियां की, लेकिन वहाँ चेहरा किसका सामने रखा गया था? सैनी साहब का। हाँ। चेहरा किसका रखा गया था? जो वहाँ पे जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया आखिरी कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर बीजेपी में कौन है सीएम? अब भी कौन बनने जा रहा है? कहता है कम से कम ये जो 46-47 लोग जीत रहे हैं, लेकिन राहुल जी अगर मोदी चेहरा थे और मोदी के नाम पे ये वोट पड़ा है, अगर आपकी हम बात मान लें कि केजरीवाल और मोदी जो आमने सामने हुए हैं उसमें मोदी जीत गए, तो ये अगर ये मोदी है तो नरेंद्र मोदी के अब जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई थी। अगर वोटों को देखें तो उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी की जो लहर थी वो कम हुई थी। तो पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में वहां भी तो मोदी थे, तब मोदी क्यों नहीं जीते? तब इतनी बुरी हार, 8 सीटें, इतनी बुरी हार जब मोदी थे वहां। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली के चुनाव को अपनी साख पे नहीं लड़ा था। तब दिल्ली में जो लोग लड़ रहे थे, बीजेपी के जो लोग थे वो चुनाव लड़ रहे थे, संगठन उस तरह से चुनाव लड़ रहा था। जितनी रैलियां इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किया उतनी मुझे नहीं लगता कि 2020 में उतनी संख्या में की। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कहते रहे कि आई विल टेक स्पेशल केयर ऑफ दिल्ली, जब उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का विशेष ध्यान रखूंगा, तो वो कहीं ना कहीं इशारा दे रहे थे दिल्ली वालों को कि भाई संसद यहाँ बैठती है, मेरा आवाज यहाँ पर है, दिल्ली में है, तो दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं देश का इतना सारा काम देख रहा हूं तो एक दिल्ली तो मैं ठीक कर दूंगा। जी वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक तरफ भ्रष्टाचार और शीश महल से जनता की उम्मीद टूटी और दूसरी तरफ पीएम मोदी की उम्मीद बंधी। उनको ऐसे मुद्दे मिल गए कि अगर हम इसको पुश कर दें तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। उनके लगातार रैली करना, सीएम योगी का दिल्ली में आना, उनको ये समझ आ गया था। भाई वही हमने आपसे चर्चा की कि आप उसके आईटी सेल को जानते हैं। बीजेपी का आईटी सेल है, आम आदमी पार्टी का आईटी सेल है। उसने कहीं ना कहीं ये हिंट दे दी थी अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को कि लहर बदल रही है और ये जो 2 मुद्दे हैं इसको जितना कैश कर सको करो। और उसी का डैमेज कंट्रोल केजरीवाल कर रहे थे। हो क्या रहा था? ये घोटाला और शीश महल इसको कैश कर रही थी बीजेपी और इधर से केजरीवाल उसमें डैमेज कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन बीजेपी की कैंपेनिंग में आप उसको नहीं हरा सकते। बीजेपी ने जिस तरह से इस मुद्दे को कैश किया है, केजरीवाल उस तरह से उसको डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए। और वही मुद्दा है। अब पब्लिक को क्या लगा? अब पब्लिक को यह लगा कि व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है। आप सड़कें, पानी, नाले देख लीजिए, ये सब तो बिगड़ा हुआ है। एक हमको भरोसा था कि केजरीवाल जो है ईमानदारी से काम कर रहा है, वो भी डेंट लग गया। एक हमको भरोसा था कि केजरीवाल एक आम आदमी है, शीश महल भी सामने आ गया। तो जब डबल इंजन की सरकार विकास कर सकती है और केजरीवाल हर मोर्चे में फेल हो रहे हैं, तो हम केजरीवाल को अब क्यों लाएं? और इसी को कैश किया है मोदी ने।
पीएम मोदी ने इसी को कैश किया है, बीजेपी ने इसी को कैश किया है, और उस कैश का परिणाम आज आपके तो सामने बाबूजी आया। बात वही आ गई ना कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि अब मैं ओपनिंग मैं करूंगा दिल्ली में, हाँ, ठीक है, जब वो ओपनिंग विराट तो कोहली बन 2015 में भी दी गए थी, या रोहित शर्मा बन गए, जब वो तो पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने की थी। लेकिन पिछले किसी तब भी मुद्दे इलेक्शन नहीं थे में, इनके पास। हाँ, तो तब किसी मुद्दे नहीं मुद्दे थे। को पकड़ के बीजेपी का कोई सामान्य नेता आगे बढ़ता है, हाँ। और प्रधानमंत्री मोदी खुद उस मुद्दे को आगे रख के देश दिल्ली की जनता से कहते हैं कि ये आपदा है या इन्होंने ये घोटाला किया। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तब दिल्ली की जनता के दिमाग में वो चीज ज्यादा रजिस्टर हुई। अगर यही कोई मान लीजिए वीरेंद्र सचदेवा कह रहे होते रैलियों में जाकर के, प्रवेश वर्मा कह रहे होते, चेहरा तो मोदी जी तो हर असर नहीं स्टेट में होता। होते हैं। हाँ, नहीं चेहरा तो मोदी जी हर स्टेट में फ्रंट होते पे आके उन्होंने लड़ा, फ्रंट पे तो हर स्टेट में उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे मोदी जी चेहरा नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि आप हरियाणा का जैसे चुनाव देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की, लेकिन किसी चीज को वहां पे पर्सनली अपनी गारंटी के तौर पर उस तरह से नहीं लिया जैसा इस बार दिल्ली में लिया। मोदी जी गारंटी तो हर जगह सैनी जी को आगे किया वहां पर कि भाई इन्होंने इतना शानदार काम किया, ये किया, वो किया। इस बार उन्होंने खुद कहा कि मैं निजी तौर पर दिल्ली को देखूंगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इस बीच में आप देखिए ना भाई, 12 लाख तक आपने इनकम टैक्स की जो छूट दे दी, ठीक है भाई, उसका असर हुआ दिल्ली में जो आप बोल रहे हैं। और राज्यों के मुकाबले जो मुझे फर्क दिखता है दिल्ली वाले और दूसरे राज्यों में, वो यही दिखता है कि दिल्ली में क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लोग थोड़ा बेहतर कमा लेते हैं कई राज्यों के मुकाबले, तो इनकम टैक्स भी ज़्यादा देते होंगे। और एक बड़ा तबका दिल्ली में ऐसा रहता है जो मिडिल क्लास या आप कह लीजिए स्लाइटली अपर मिडिल क्लास के बीच में कहीं आता है, जिसके लिए टैक्स की छूट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बहुत सारे लोग दिल्ली में मिडिल क्लास की एक बड़ी आबादी वो है जो सरकारी ऑफिसों में काम कर रही है, ठीक है, कोई मंत्रालय में है, कोई स्कूलों में है, कोई अस्पतालों से जुड़ा है, कोई कहीं जुड़ा है। उसके लिए 8वां वेतन आयोग की जो घोषणा हुई है, जो केंद्र सरकार के तहत जितने कार्यालय आते हैं, तो ये सब जो बहुत तरीके से बीजेपी ने बजट के दौरान और उसके बाद ये घोषणा, इस सब का भी बहुत असर मुझे लगता है लास्ट के 1-2 हफ्ते में दिल्ली की जनता के मन पे पड़ा। राहुल जी वही चीज हम कह रहे हैं। मोदी जी कोई भी स्टेट में जब इलेक्शन होता है तो मोदी जी का वहां जाना और बोलना ही एक बहुत बड़ी गारंटी होती है। हर चीज मोदी जी को बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो 2-3 गलतियां हुई केजरीवाल से, उससे बल मिला बीजेपी को। बीजेपी के अंदर एक उम्मीद जगी, भाई सूखा था दिल्ली में, सूखे से ये मैंडेट आना एकदम से, ये एक चमत्कार है। और वो चमत्कार क्यों हुआ? वो चमत्कार हुआ इनके बैकफुट पर जाने से, केजरीवाल के। इन्होंने क्या किया? बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। इन्होंने उनके घोटाले को कैश किया, इन्होंने उनके शीश महल को कैश किया। अब बची कुची जो कसर थी कि भाई फ्री मिल रहा है, केजरीवाल के राज में फ्री मिल रहा है। जनता कहेगी भाई इन्होंने घोटाला किया कि नहीं किया वो तो बाद में पता चलेगा। शीश महल चलो ठीक है, इन्होंने सीएम योगी जो है जितने भी सीएम हैं उनके निवास स्थान जो है सबको चमका रहे हैं, तो अगर ये सीएम नहीं रहे कोई दूसरा रहा तो वो शीश महल यूज करेगा, कोई इन्होंने अपने पर्सनल घर तो नहीं बना लिया। इन सब चीजों की काट थी। तो अब उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला, जैसे लास्ट में मोदी जी ने बोला कि जो योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी, उसमें बस गड़बड़ी नहीं होगी। अब इस वर्ड को समझिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। गड़बड़ी का मतलब ये हो गया कि जो घोटाले, उसमें कोई घोटाला नहीं होने देंगे। पर आप वही तो कह रहा हूं कि घोटाला मुंह से ये गारंटी आना, इसका एक ये अलग असर छोड़ के गई ना, ठीक है। और भाई जो आप खुद ही आपने तर्क दे दिया, अपने तर्क के लिए काटने के लिए कि भाई शीश महल चलो जनता ने ऐसा कह दिया, घोटाला चलो उन्होंने ऐसा कह दिया, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री ने एक तो ये गेम बदला। खैर, अब विश्लेषण के दूसरे हिस्से में हम ये बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल से क्या गलतियां हुई और अब बीजेपी के लिए आगे की राह क्या है। क्योंकि देखिए जो भी 46-47 विपुल विधायक जीत रहे हैं बीजेपी के, एक तरह से वो सभी सीएम कैंडिडेट है। बिल्कुल, क्योंकि हमने पिछले कुछ चुनाव में देखा है कि बीजेपी पहले से कोई सीएम फेस बना के नहीं चलती, सिवाय लोकसभा चुनाव के जिसमें प्रधानमंत्री, और जिसका डंका बजता है वो तो बिल्कुल नहीं बनता, और जिसका डंका बजता है जो आप पहले भी कह रहे थे वो तो बिल्कुल नहीं बनता। जैसे अभी प्रवेश वर्मा के कार्यकर्ताओं ने जो है नारेबाजी और तमाम चीजें शुरू कर दी। हालांकि प्रवेश शर्मा जाके अमित शाह से मिल भी आए, युवा नेता भी है, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, तमाम फैक्टर्स उनके साथ जाते हैं। लेकिन जैसा हमने देखा मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा हमने देखा राजस्थान में हुआ, तो दिल्ली में क्या इन 46, 47, 48 विधायकों में से ही कोई विधायक किसी को भी बीजेपी सीएम पद ऑफर कर देगी, या फिर जो 4-5 नाम चल रहे हैं, अब नाम क्या चल रहे हैं विपुल, एक बार ऑडियंस को फटाफट बता देता हूँ। उसमें कुछ नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। जो पार्टी के अध्यक्ष हैं सचदेवा जी, उनका नाम चल रहा है, ठीक है। प्रवेश वर्मा का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। मनोज तिवारी की भी चर्चाएं चल रही है कि उनका भी कुछ हो सकता है। शायद दुष्यंत गौतम है, उनकी भी चर्चा चल रही है। और 2 नाम बड़े दिलचस्प है इसमें। एक नाम है
दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का, जो अब सांसद हैं, लेकिन ये चर्चा चल रही है क्योंकि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री उनकी माताजी सुषमा स्वराज बनी थी और दिल्ली की जनता का एक खास स्नेह सुषमा स्वराज जी से रहा भी और देश की ज़्यादातर जनता का भी, तो सेंटिमेंट का भी ख्याल रखा जा सकता है। और एक बड़ा दिलचस्प नाम चल रहा है, चलिए मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ। आप मुझे बताइए जो नाम मैं अब बताने वाला हूँ, लास्ट और आखिरी नाम जिसकी चर्चा चलती रही है, वो क्या है, किसका? देखिए चर्चा तो मुझे सबसे ज्यादा बांसुरी स्वराज की नजर आ रही है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक नाम बाकी रह गया। दिमाग में कौन सा चेहरा है? आपको हिंट देता हूँ, लेट्स प्ले अ गेम। वो भी महिला है। देखिए चेहरे, वो भी महिला है। देखिए चेहरे, दिल्ली से चुनाव लड़ चुकी हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। कौन महिला है? पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, कौन महिला है, कौन नहीं महिला है, ये बात की बात है। लेकिन जो आप जो है, आप इस पे अगर डिस्कशन करेंगे तो इस पे तो बड़े बड़े पंडित फेल हो गए। नहीं, बीजेपी का जो इतिहास रहा है, सीएम बनाने का जो इतिहास रहा है, इसमें तो बड़े बड़े पंडित फेल हो गए। आप मुझे बताइए ना, तो विपुल मिश्रा की जगह तुम गौरव भाटिया हो गए। नहीं, सुनिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अच्छा आप बताइए कि अगर बीजेपी में मान लीजिए किसी महिला नेत्री को बांसुरी स्वराज के अलावा नहीं ऑफर किया जाना, आपके दिमाग में किसका नाम आता है? नहीं, मेरे दिमाग में तो बांसुरी स्वराज भी नहीं है, मेरे दिमाग में तो प्रवेश वर्मा भी नहीं है। मैं बता देता हूँ, मेरे दिमाग में तो प्रवेश वर्मा भी नहीं, मनोज तिवारी भी नहीं, क्योंकि जो बीजेपी का इतिहास रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई भी पंडित कुछ भी डिस्कशन कर सकता है। विकल्पों की, जिन लोगों को लगता है, जिनके नामों की चर्चाएं चल रही है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम इस पे है विपुल जी, वो है अमेठी से चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी का। तो ये सूत्रों ने हमें बताया कि जो 6-7 नाम है जिनमें प्रवेश वर्मा जो है वो निसंदेह सबसे आगे चल रहे हैं इस रेस में। इसके अलावा पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम भी चर्चाओं में, और हो सकता है कि किसी और को बना दिया जाए इन 46-47 विधायकों में से। लेकिन जो दो नाम बड़े, स्मृति ईरानी फिट नहीं बैठ रही है। आपको कैसे लगता है स्मृति ईरानी फिट? क्योंकि स्मृति ईरानी ने यूपी में अपना समय खपाया है। यूपी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा कर दिखाया है। तो अभी यूपी में स्मृति ईरानी की जरूरत है। अभी वो दिल्ली में अपनी राजनीति को लाके स्मृति ईरानी कैसे फिट बैठे? तो दिल्ली से ही आई थी ना मैदान में, वो दिल्ली से ही मैदान में वो ठीक है, वो सांसद बनी जो भी है। हम कौन सा ये कह रहे हैं कि वही बनने जा रही है? हम कह रहे हैं कि जिन नामों की चर्चा चल रही है, जिनकी खबरें मीडिया में आ रही है लगातार, वो ये 6-7 नाम है। हो सकता है इनमें से कोई भी ना बने, कोई जैसा कि इतिहास जो आपने अभी नाम लिया, ये नाम तो मैं सोच भी नहीं सकता था, स्मृति ईरानी, क्योंकि स्मृति ईरानी की जरूरत है यूपी में। स्मृति ईरानी को वो दिल्ली में लाके, और स्मृति ईरानी का तो राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा। स्मृति ईरानी आज अमेठी में घर बनाए बैठी हैं। आज वो फिर से उनको पटखनी देने का मुख्यमंत्री बनना और अमेठी में घर बना के वो भी पूर्व सांसद होकर रहना, दोनों में बहुत फर्क है भाई। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी ये है कि बीजेपी को ये नहीं है कि बीजेपी किसी को भी उठा के बना देगी। बीजेपी अगर स्मृति ईरानी है तो स्मृति ईरानी की कहाँ जरूरत है उनको वो देखना है। स्मृति ईरानी को सीएम बनाना उनका उद्देश्य नहीं होगा। स्मृति ईरानी की जरूरत कहाँ है? स्मृति ईरानी पार्टी को फायदा कहां से पहुंचा सकती है? अगर वो दिल्ली की सीएम बनती हैं तो उससे पार्टी को क्या फायदा होगा? अरे हम ये नहीं कह रहे कि वो बन रही है, हमने आपको सिर्फ वो नाम गिनाए जिनकी चर्चा चल रही है। नाम तो किसी भी चुनाव में बीजेपी में नाम की चर्चा बांसुरी स्वराज की, स्मृति ईरानी की, वीरेंद्र सचदेवा की, दिल्ली की राजनीति, वर्मा की, बांसुरी स्वराज दिल्ली की राजनीति करती है। तो बांसुरी स्वराज को एक तरफ हम मान सकते हैं कि हो सकता है बांसुरी स्वराज का नाम हो। वैसे तो बीजेपी के जो आला नेता, उनके मन में क्या चल रहा है तो कोई पंडित नहीं समझ सकता, कोई नहीं पता कर सकता। हम आप तो बहुत छोटे लोग हैं उनके आगे, चाहे जितने बड़े बड़े पत्रकार हो, सब बहुत छोटे लोग हैं। और ये ठीक भी है, ये उनका डिसीजन है, उनकी पार्टी है, उनका डिसीजन है उसको किसको बनाते हैं। बांसुरी स्वराज सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो दिल्ली की राजनीति करती है। और बांसुरी स्वराज जो है, एक सुषमा स्वराज की जो छवि थी, सुषमा स्वराज की छवि है जो है, उसी लाइन पे बांसुरी स्वराज आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरह फ्रंट फुट पे वो खेलती हैं दिल्ली में, हर जगह उनका मौजूद रहना। केजरीवाल ने जितने भी अभी इन लोगों ने केजरीवाल के जो भी विरोध में आंदोलन हुए, चाहे जो हुए, उसमें फ्रंट फुट में बांसुरी स्वराज रही, हर जगह बांसुरी स्वराज दिखी। तो बांसुरी स्वराज को एक तरह से इनाम मिल सकता है, बांसुरी स्वराज को इनाम मिल सकता है। चलिए एक और गेम खेलता हूँ आपके साथ। ये बताइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ही किस नेता ने हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी? राहुल जी, गेम तो हो गया। नहीं, अब आपके साथ गेम, आज तो गेम हो गया आम आदमी पार्टी। जब दर्शक हमारे विश्लेषण सुनेंगे तो उनका भी थोड़ा टाइम पास होना चाहिए। तो ये बताइए, टाइम पास की आम आदमी पार्टी के किस नेता ने अपनी पार्टी को दिल्ली में हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके लिए दिन रात मेहनत करी, और वो अभी भी पार्टी से जीत के नेता है? वो
देखिए, मैं सारी डिटेल दे दूंगा तो फिर आप नहीं, गेस कर इसके तो लेंगे। आपको डिटेल देनी पड़ेगी, क्योंकि जो 5 सिपा सलार है उसी में हमको कुछ ऐसे लोग लग रहे हैं जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, सिपा सलार नहीं, जो सेनापति के सिपा सलार है, एक है, उसी में से हमको एक नहीं लग है रहा है। जिनका द्वंद्व बहुत खुल के सामने आ गया था केजरीवाल के साथ, काफी आरोप भी लगे उत्पीड़न के और तमाम चीजों को। देखिए, हमने बिल्कुल हिंट दे दिया है, ठीक है। और उन्होंने खूब मेहनत करी जाके पानी की बोतल दिखाना कि कितनी गंदी है, तमाम चीजें, और वो नाम है स्वाति मालीवाल। देखिए, स्वाति मालीवाल ठीक ठाक डैमेज करने में उनकी भी भूमिका आप कह सकते हैं कि इसमें मैं आपसे सहमत हूं कि स्वाति मालीवाल ने क्योंकि वायरल चेहरा है, वो कुछ करती हैं तो वो लोगों तक पहुंच भी जाता है। स्वाति मालीवाल ने डैमेज किया है, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर एक आरोप लग रहे थे, उसमें स्वाति मालीवाल ने नमक छिड़कने का काम किया, और वो नमक वो अच्छे से छिड़का नहीं, रगड़ा भी है। बिल्कुल, जो केजरीवाल हैं उनके जो घाव पे उन्होंने नमक को अच्छे से रगड़ा है। वो कितना वोट में तब्दील हुआ है वो तो बात का आपका विश्लेषण रहेगा, लेकिन ये इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि स्वाति मालीवाल ने तो कचरा किया है। तो केजरीवाल जो है वो कचरे पे चर्चा कर लीजिए थोड़ा। ISBT से चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे या नई दिल्ली से वंदे भारत पकड़ के चंडीगढ़ जाएंगे, या फिर यहीं रहेंगे, या फिर बीजेपी ने उनको कहीं और भेजने की? मुझे तो लग रहा है केजरीवाल ने जब AQI स्तर बढ़ा था तो कार पूल का एक उन्होंने आइडिया दिया था। मुझे लग रहा है कार पुलिंग होगी। अब उस कार पुलिंग में कौन कौन बैठ के जाता है चंडीगढ़, वो देखेंगे। कार जाएगी मुझे लग रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि अब चूंकि हार तो वो गई है, बीजेपी ने उनको फिर वहीं भेजने की तैयारी कर ली हो जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से निकल के आए थे? देखिए, अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मतलब बीजेपी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई अब बीजेपी जीत गई, काम तो कोर्ट और एजेंसियां करती है, और लोग बाग ऐसा कहेंगे कि बीजेपी ने उनको वापस वहीं भेज दिया। तो इसकी भी आपको संभावना लगती है? देखिए, वापस अभी तो संभावना कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो कोई बाइज्जत तो बरी हुए नहीं है, ना केजरीवाल हो चाहे सिसोदिया हो, और अब वो दिल्ली की सत्ता में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन पे ये भी प्रेशर रहेगा। और सबसे बड़ा प्रेशर तो मुझे लग रहा है, राहुल जी, एक इस पे चर्चा हो जाए कि क्या आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में बचेगी, क्योंकि जो शीर्ष लोग हैं, आप भी जानते हैं, केजरीवाल जो है, केजरीवाल की वजह से ही ये पार्टी है। आज केजरीवाल जो है वो चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया वो चुनाव हार चुके हैं। अब जो है उनके सिपा सलार 1-2 रह गए हैं, बाकी जितने भी लोग जीते हैं, ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा क्या पार्टी को बचा पाएगा? आपका क्या मानना है इसमें? मैं इस पे आता हूँ। मनीष सिसोदिया जो अरविंद केजरीवाल के डिप्टी रहे हैं, वो राम लक्ष्मण की जोड़ी वाला हिसाब भी रहा, या राम और हनुमान जी की जोड़ी वाला हिसाब रहा। तो उनके बारे में एक दिलचस्प बात ये बता दूं मैं आपको, कुछ लोग आप में से जानते भी होंगे कि मनीष सिसोदिया जो है वो पहले वो भी पत्रकार थे, और जी न्यूज़ एक राष्ट्रीय चैनल है, उसके लिए काम क्या करते थे, प्रोड्यूसर थे। तो हम लोगों की भाषा में प्रोड्यूसर वो होता है जो पूरी खबरों को निर्धारित करता है, उसको लिखता है, और पर्दे के पीछे का हीरो कह लीजिए। तो जो मनीष सिसोदिया है वो जी न्यूज़ में लंबे समय तक थे, और कहा जाता है कि इसी दौरान वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो संस्था बनी थी, जिसके तहत लोकपाल की मांग हुई और बाद में बड़ा आंदोलन हुआ, वो उसका पार्ट बन गए, और केजरीवाल के साथ बढ़ के उन्होंने उस संस्था को भी आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने अपनी पत्रकारिता की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से जो है खुद को उन्होंने इसमें झोंक दिया, और फिर उसका फल भी उनको 2013 में मिला, फिर 15 में मिला जब उनको डिप्टी CM बनाया गया। लेकिन जैसे उनके मेंटोर के साथ या उनके लीडर के साथ हुआ कि वो जेल गए, वो भी जेल गए, आरोप उन पर भी लगे, और तमाम तरह की परेशानियां उन्होंने भी देखी, और आज वो भी जंगपुरा से अपनी जंग हार गए चुनाव वाली, क्योंकि उनकी सीट जो थी वो थी पड़पड़गंज, जहां से वो पिछली बार करीब 3000 वोटों के आसपास के अंतर से जीते थे। और पड़पड़गंज की सीट इस बार दे दी गई किनको? अवध ओझा जी को, जिन्होंने अपना ट्विटर हैंडल बदल के कर दिया आपका अवध ओझा। अब वो ना आपके रहे, ना वो जिस काम को करते आ रहे थे पढ़ाने लिखाने का, तो वो खुद को राजा भी कहते हैं। तो राजा का बाजा बज गया, ऐसा बहुत सारे लोग ट्विटर पे कह रहे हैं। यूपी से ही आते हैं वो, शायद आप भी यूपी से ही हैं। तो अवध ओझा की जो दुर्गति हुई, बिल्कुल, मतलब एक तो मुझे लग रहा है सीट ये बदलने का भी नुकसान हुआ है। सीट बदलने का नुकसान तो चलिए अलग विश्लेषण है, पर जिस तरह से अवध ओझा आए पार्टी में, अब कोई मुझे सुबह कह रहा था कि जी वो तो ये कह रहे थे बस हमें टिकट दे दो, कोई भी पार्टी दे दे, ठीक है, हमें तो टिकट चाहिए। मतलब उनका एक तरह का कैरेक्टर अगर आप उसको देखें तो ये था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बात चली कि वो बीजेपी से भी लड़ सकते हैं, वो सपा की तरफ भी देख रहे थे, वो बहन जी की तरफ भी उन्होंने शायद कहा भी कि मुझे ऑफर किया गया था BSP की तरफ से। फिर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, खैर हो गए उनका अपना मसला। फिर उसके बाद जब वो एक इंटरव्यू देते हैं एक विदेशी मीडिया संस्थान को, और उसमें पत्रकार कुछ सवाल पूछ लेता है, तो उनका इंटरव्यू बीच में रुकवा दिया जाता है, और फिर बहुत ही वो घिघिया के मिमिया के कहते हैं
कि भैया मैं पार्टी लाइन से इधर उधर नहीं जाऊंगा, जो पार्टी कह देगी मैं तो वही कहूँगा। तो एक जो टीचर होता है वो बेसिकली ना खुद, आपके तो फादर साहब मास्टर रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा, वो खुद आज़ाद ख्याल होता है और वो अपने बच्चों को भी आज़ाद ख्याल बनाता है। वो सवाल उठाना सिखाता है, सवाल करना सिखाता है, सवालों के जवाब ढूंढना सिखाता है। लेकिन ये मास्टर साहब जो थे ये तो भाई खुद ही पार्टी में आने के बाद बहुत डरे हुए थे और पड़पड़गंज से जो है उनको जो है इस हार का सामना करना पड़ा। बहुत बैड चॉइस थी ना, बैड चॉइस थी। और ये कहीं ना कहीं एक संदेश चला गया है कि क्लास के अंदर बच्चों को ज्ञान देना और राजनीति में मतदाताओं को ज्ञान देना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मतदाताओं को बच्चा समझना, ज्ञान नहीं चाहते, मतदाताओं को बच्चा समझना। हाँ। मतदाता जो है, मतदाता को ज्ञान नहीं चाहिए। मतदाता को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसने ग्राउंड लेवल में काम किया हो, जिसने कुछ करके दिखाया हो। ये जो हेलीकॉप्टर से लैंडिंग होती है, ये लैंडिंग चाहे कोई भी पार्टी हो उसके लिए कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेड जो नेता आते हैं, हाँ, बहुत ही खतरनाक साबित होती है। और ये हालांकि ऐसा नहीं है, तकदीर अच्छी हो, समय सही हो तो ये सही भी साबित होती है। बीजेपी के बहुत सारे नेता जो जीते, अरविंदर सिंह लवली से लेकर के और कई दूसरे नेता, वो भी इम्पोर्टेड ही थे। लेकिन जब लहर चलती है, जब जीतना होता है तो वो भी उस लहर में, ये तो डैमेज कंट्रोल चल रहा था, इसमें लहर तो थी नहीं, ये तो डैमेज कंट्रोल था। राहुल जी, आपने करीब 2 महीने आपने बहुत एनालाइज किया है, आप आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ भी आपने इंटरव्यूज किए हैं। एक बहुत दिलचस्प सवाल हमारी जनता जानना चाह रही होगी, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में भविष्य क्या है? आखिरी सवाल भाई, ये तो आपने वो सवाल कर दिया जिसका जवाब अभी खुद केजरीवाल शायद अपने घर पर बैठ के, आपको क्या लग रहा है? 2 कमरे वाले घर में शिफ्ट हो गए, उसमें वो बैठ के ढूंढ रहे होंगे। और इस बीच आपको बता दूं कि जो सचिवालय है दिल्ली का, वहां पर टीमें भेज दी गई है कि डेटा जो है वो आप प्रोटेक्ट कर लीजिए केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि कोई रिकॉर्ड दाएं बाएं ना किया जाए। और जो आप भविष्य की बात कर रहे हैं, तो भविष्य का मिश्रा जी ऐसा है कि आप किसी और भविष्य की तरफ देख रहे होंगे, कोई किसी नहीं, मैं उस भविष्य की तरफ नहीं, जो केजरीवाल बराबर से आरोप लगाते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो आज तो आधा खत्म कर दिया, तो खत्म तो क्या अब जो बची कुची 22 सीटें 23 सीटें ये ला रहे हैं, इसको ये खत्म कर देंगे? देखिए, अब ये तो आप भी बेहतर जानते हैं, ये वो पिछले 48 घंटे से यही कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी खत्म करने की तैयारी हो रही है। और जो हार गया उसके टूटने में कितनी देर लगती है? अब इसमें ये कहना कि 15 करोड़ दिए जा रहे हैं कि 5 करोड़ दिए जा रहे हैं कि 5 रुपया दिया जा रहा है या 5 लड्डू लेके पार्टी में लाया जा रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पार्टी तो देखिए टूटने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। अब जो ये 22-23 जीतेंगे, इनको क्या मिलेगा? बिल्कुल भाई, हर नेता जो चुनाव लड़ता है, पैसा खर्च करता है, वो अपना हित देखता है। भाई, उसको लगेगा कि हारे हुए के साथ रहेंगे और आगे का कोई भविष्य का पता नहीं, तो हम जीते हुए के साथ हो जाते हैं। तो ये तो पूरी तरह से संभव है। अंतर है ना भाई, उनके 8 थे तो उनके 8 होने के बाद जो केंद्र में होता है। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी अब अपना ज्यादा समय जो है वो बिताएंगे चंडीगढ़ के आसपास। देखिए, अब एक राज्य है फुल फ्लेज, वहां भी चुनाव होने में समय भी है, तो एक 3 साल का समय है, वो वहां पर जो है अपना ज्यादातर समय बिताएंगे, फोकस करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी राज्य को चलाने की जो आदत हो जाती है ना, या सत्ता को चलाने की, वो बड़ी अजीब सी आदत होती है, वो एक नशा होता है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते। तो केजरीवाल अब यहाँ दिल्ली में तो कुछ चला नहीं पाएंगे, और अगर जेल नहीं जाने की नौबत आती है कि नहीं जा रहे हैं, बच जाते हैं किसी तरीके से, तो वो यहाँ क्या करेंगे? पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो अगले 5 साल बाद काम आएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या होता है ये सबको पता है। अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो कंक्लूजन तो ये है कि दिल्ली की जनता ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में किसी भी पार्टी की बकौती नहीं है। दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है, साफ भी कर दिया, और बकौती भी नहीं है किसी की। हाँ। बीजेपी को मौका दिया है, इस मौके को अगर बीजेपी ने कैच कर लिया, विकास किया, तो आम आदमी पार्टी लगभग खत्म हो जाएगी। और अगर बीजेपी ने सिर्फ बयानबाजी करती रही और ये काम धाम नहीं किए, तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है 5 साल बाद आम आदमी पार्टी और जोर शोर से सामने आएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, अब इस बात को कंक्लूजन में खत्म करना हो तो भाई, एनसीआर में रहने के नाते, पहले दिल्ली में भी रहा हूँ मैं कुछ समय, मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कॉलेज के टाइम से अब तक मैंने दिल्ली में वो विकास होते हुए नहीं देखा जो होना चाहिए था, या जो हमने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में देख लिया। तो मेरी तो हाथ जोड़ के भाई भाजपाइयों से भी विनती रहेगी, जो भी उनका सीएम बनता हो, कि भैया आप दिल्ली का विकास कर दीजिए। कम से कम गाजियाबाद नोएडा से दिल्ली आने जाने में सुकून हासिल हो जाए और दिल्ली की जनता का भला हो। फिर आप भले 5 साल रहिए, 50 साल रहिए, इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। आप काम करके दीजिए, कूड़े के ढेर साफ कीजिए, सड़कें बनवा दीजिए, पानी साफ पिलवा दीजिए, बिजली मत कटवाइए। जनता क्या मांगती है? बेचारी भोली वाली जनता इतना ही मांगती है, और हम भी जनता है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण।
कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। विपुल मिश्रा जी के ख्यालात कैसे लगे, मेरे विचार कैसे लगे, इसका इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार। चलिए, नमस्कार।